हम सब आज अपने यशस्वी नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठे कि उन्होंने निमित्त भले में बना, लेकिन दमोह को भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार में सरकार में प्रतिनिधित्व देकर दमोह क्षेत्र की जनता का मान बढ़ाया। हम उनके आभारी हैं। मैं पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का भी दिल से आभारी हूँ, जिनके कारण ये यश प्राप्त हुआ है। मैं अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि जिसने ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को अवसर दिए हैं चुनाव में, और मुझे 8वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। मैं एक मध्यवर्गीय किसान का बेटा हूँ। अलग अलग लोकसभाओं से जीतने के बाद पिछले 2 चुनाव आपके बीच में लड़ा हूँ। मैं आपकी निष्ठा के प्रति, आपके परिश्रम के प्रति, आपने भीषण गर्मी में जिस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसमें मैं विशेष तौर पर कोई इसको तुलना ना माने, मैं महिला मोर्चा और युवा मोर्चा का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से परिश्रम की पराकाष्ठा की है वो कम नहीं है। कुछ वैसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहे, जिसका अंदाजा हम यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों को है। मैं परिवार संगठन के उन तमाम पर्दे के पीछे काम करने वाले तपस्वी कार्यकर्ताओं के प्रति भी अपना नमन, अपनी श्रद्धा और अपना आभार प्रकट करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षण है जब हम सभी को एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जब संसदीय दल की बैठक में संबोधित किया तो पूरे देश ने सुना। उन्होंने कहा जनादेश बड़ा है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है, और अगर जिम्मेदारी इतनी बड़ी है तो विनम्रता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आपको इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के कक्ष में खड़े होकर एक कार्यकर्ता के नाते आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपना संकल्प दोहराता हूँ कि 5 वर्ष हमारे इस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता के लिए नमन के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपने जो ऐतिहासिक जीती वो जिसके कारण की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, हम सबको मिलकर अपने उस देवतुल्य मतदाता के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना होगा। मित्रों, सरकार हमारी यहाँ पर है, बहुमत की सरकार है, लेकिन मैं 2 परिवर्तन देखता हूँ। पहला परिवर्तन है कि इस पूरे चुनाव में जातिवाद परास्त हुआ है। जाति को बांटने वाले लोग परास्त हुए, सिर्फ दमोह में नहीं पूरे देश में। लेकिन वो परास्त हुए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुए। दक्षिण भारत के 4 राज्य वो हमको चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना सकता है, लेकिन जब तक हम केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना और आंध्र में फतह प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्राम का कोई अवसर नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर वंशवाद हारा है, लेकिन वंशवाद समाप्त नहीं हुआ। अभी भी चिदम्बरम का बेटा तमिलनाडु से चुनाव जीतकर संसद के भीतर आ गया। यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव जीतकर चला गया। इसका मतलब है कि वंशवाद हारा है, वंशवाद खत्म नहीं हुआ। जब तक इनको परास्त नहीं कर लेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विश्राम का समय नहीं है। हमें सबक लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मोदी जी ने कहा है कि जब सत्ता आती है तो अवसर आते हैं, और हमें को ये तय करना होता है। एक रास्ता है, एक विकृति का रास्ता है जो मद और अहंकार पैदा करता है, और एक संस्कृति का रास्ता है जो विनम्रता और सेवा का भाव पैदा करता है। हमारा मूल स्वभाव संस्कृति का है। हमारा मूल स्वभाव राजनीतिक व्यापार के लिए नहीं है, राजनीति परोपकार के लिए है। हम इस रास्ते पर चलने वाले हैं। जिनके दिमाग में विकृति होती है उनके राजनीतिक व्यापार का रास्ता है। मैं व्यापार करने को बुरा नहीं मानता, लेकिन जो राजनीति को व्यापार बनाते हैं वो विकृति का रास्ता है। और राजनीति में परोपकार के भाव से काम करने वाले लोग वो संस्कृति का रास्ता अपनाने वाले लोग हैं। मैं हमेशा कहता था, ये बात आज मैं नहीं कह रहा,
लेकिन ये कहते कहते मुझे लगता है कि हमारे नेता ने हमको वो मंत्रालय दिया, मैं उनके प्रति अपना कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस देश का संस्कृति और पर्यटन मंत्री हूं। तो हमारी संस्कृति में जब चुनाव परिणाम नहीं आए थे तब मैंने प्रेस में कहा था, दमोह के प्रेस को मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि आपके 5 वर्ष का एजेंडा क्या होगा। मैंने कहा दमोह के बारे में जो परसेप्शन है, जो धारणा है, उसे बदलना मेरा 5 वर्ष का लक्ष्य होगा। तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं संस्कृति मंत्री बनूंगा। मैंने कहा था कि हमको ये समझा जाता है कि हम भूखे हुए लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम जाहिल लोग हैं। हमारा चित्र ऐसा बताया जाता है कि जैसे हम सिर्फ भुखमरी के कगार पर खड़े हुए लोग। पलायन हमारी आदत है, हमारा चरित्र है। पर मैं नहीं मानता कि सच है। मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ कि ये वो क्षेत्र है, दमोह हो, चाहे बड़ा मलंगा हो, चाहे बंडा हो, चाहे देवरी हो, चाहे गड़ा कोटा हो, ये पूरा दमोह का जिला है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या नहीं है। आप जाइए बड़ा मलंगा, जाइए बंडा में, वहाँ लोहे का अपार भंडार है, वहाँ पर हीरे की खदानें हैं। आप जाइए हटा के लोहारी से लेकर जवेरा तक चले जाइए, जिसको लोग कहते हैं ये पठार है, वहाँ पर पेट्रोल है, वहाँ पर गैस है। हम इतनी धन संपदा रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम लालची नहीं थे, इसलिए हम अपने विकास का रास्ता हम तय नहीं कर पाए। हमारे पास नियोजन नहीं था, शायद हम रास्ता तय नहीं कर पाए। हमारी सांस्कृतिक धरोहरें इतनी मजबूत हैं कि शायद किसी भी के पास भी नहीं होंगी, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ। मैं संत जोड़ीराम जैसे लोगों को, जिनने 350 वर्ष पहले बरखेड़ा की धरती पर एक रैकवार समाज में जन्म लेकर निर्गुण पंथ के रास्ते पर जो लेखनी चलाई है, वो हिंदुस्तान के दुनिया के पहले 10 लोगों में एक है, लेकिन उनको पहचान नहीं दी गई। इस जिले की पहचान जोड़ीराम, संत जोड़ीराम से नहीं हुई। हमारे जिले की पहचान कभी रमा से नहीं हुई, जिनके चरणों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नमन करते हुए कहा कि मैं पासंग पर लगता हूँ, क्योंकि वो करनी का काम करते थे। न उनकी पहचान हुई और न इस जिले की पहचान हुई। हम साहित्य में कमजोर नहीं, हम तपस्या में कमजोर नहीं। यहाँ पर जो पुरातत्व धरोहर हमारे पास में है वो मामूली नहीं है। आप हैग्रीव की प्रतिमा हिंदुस्तान के चुने हुए जगह पर देख सकते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास में हैग्रीव की प्रतिमा है। आप भाग्यशाली हैं। मैं नासिक में एक बार वनवासी राम की मूर्ति देखकर आया था। दूसरी मूर्ति मैंने इस संग्रहालय में देखी है, जिसको मान्यता नहीं मिल पाई। वो पहचान हमारी है। हम कुंडलपुर का रास्ता हम पहचान बता सकते थे कि हम 6वीं 7वीं सदी का अपना धरोहर रखे हुए हैं। वो पहचान कहीं सिमट कर रह गई, हम उसको दुनिया में वो पहचान नहीं दे सकते। हम जागेश्वर नाथ को जो खुलेआम 450 वर्ष का प्रतीक है, हम उसको दुनिया में पहचान नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि ये ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्र आंदोलन में कानपुर के बाद 2 बार जिसने अंग्रेजों को हराया, उस जिले की कोई कीमत नहीं होगी। उसकी पहचान देश में क्या दुनिया के बाहर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गुलामी हमने स्वीकार नहीं की, हमारे बाजू के लगे हुए जिले ने स्वीकार कर लिया, लेकिन इस जिले ने स्वीकार नहीं किया। ये यश हम देश और दुनिया में फैला नहीं पाए। मुझे लगता है ये परसेप्शन बदलने की जरूरत है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि अगर मैं संस्कृति मंत्री हूँ, पर्यटन मंत्री हूँ, तो मेरे पास तो कहने के लिए एक बेहतर उदाहरण है। शताब्दियों से चला आ रहा कुंभ का मेला, देश की आज़ादी के बाद जो सरकारें आई वो उसकी धारणा नहीं बदल पाई। लोग कहते थे वहाँ पर चिलम पीने वाले, निर्वस्त्र होकर घूमने वाले बाबा लोग जाते हैं, पता नहीं कौन से लोग जाते, अनपढ़ लोग जाते हैं, गंगा में स्नान करके चले आते। पूरी दुनिया में एक चित्र था। मैं मोदी जी का आभारी हूँ। परसेप्शन कैसे बदलता है, धारणा कैसे बदलती है। गलत धारणा बनाने वाले लोग कौन है और गलत धारणा को तोड़ने वाले लोग कौन है। तो हम गर्व से कहते हैं कि गलत धारणा को तोड़ने वाले लोग हम हैं, क्योंकि हम भारत माता को अपनी माता मानते हैं। उसके बड़ी भारत की संस्कृति, उसका यश, उसके भीतर की ताकत। और हमने एक कुंभ करके दुनिया का परसेप्शन बदल दिया, धारणा ध्वस्त कर दी। जिनने गलत धारणा को बल दिया था वो परास्त हुए।
यूनेस्को जैसी संस्था ने हमको सर्टिफिकेट पहुंचाया। हमारे प्रधानमंत्री लेने नहीं गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में यूनेस्को को सर्टिफिकेट पहुंचाना पड़ा कि इस धरती का अगर सबसे बड़ा कोई एक समूह कहीं इकट्ठा होता है जिसमें कुछ नहीं है सिवाय स्व अनुशासन के और सिर्फ श्रद्धा के, आस्था की दम पर करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, कि शताब्दियों से हो रहा है। आज मान्यता मिली हमारी उस सहिष्णुता, हमारी उस आस्था को जो स्व अनुशासन से बड़ी है। मैंने जब पहली बार अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने उनसे पूछा, आपके केंद्र एग्जॉस्ट क्या हो जाते हैं? कुल्लू मनाली जाइए 3 घंटे आपको कतार में लगना पड़ेगा, कार से जाएंगे तो 3 घंटे के पहले आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्यों हुआ? मैंने तो सवाल डाला कि तुम्हारा कुल्लू मनाली एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन हमारा प्रयागराज का जो मैदान है, आजादी के समय 10 लाख लोग जाते होंगे, अब 10 करोड़ लोग जाते हैं। मैदान उतना ही है, लेकिन लोग जाते हैं और डुबकी लगाकर वापस चले आते हैं। कारण बताओगे? उसको मजबूर होकर कहना पड़ा उस अधिकारी को, क्योंकि यहाँ आस्था है, वहाँ मनोरंजन है, इसलिए आस्था जीत रही है, किसी भी दर्द को सहने की ताकत नहीं है। तो हम सब मनोरंजन के लिए जाते हैं, हम आधी ताकत क्या 3/4 ताकत छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में धन का अहंकार होता है। हमारे मन में होता है कि मेरी सामर्थ्य है और इसलिए मुझे स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास धन की सामर्थ्य है, वहाँ श्रद्धा की सामर्थ्य है। वहाँ कुंभ में जाता है आदमी और कितने ही कष्ट में रहे लौट कर अपने घर पर आता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, न वो अपना दर्द सुनाता है, वो सिर्फ कहता है कि कुंभ में बहुत अच्छा ही अच्छा हुआ, क्योंकि उसकी आस्था बोलती है। वो कष्ट का संकल्प घर से लेकर जाता है, सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ जाता है, मुझे डुबकी लगानी है गंगा में और लौट कर मुझे वापस आना है, और जब लेकर आऊँगा तो मेरे पुरखे तर जाएंगे और मेरी आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ सोचता नहीं है। लोगों के पास कई बार 1000 रुपया भी नहीं होता, वो 10 दिन तक कुंभ की यात्रा करके लौट कर वापस चले जाते हैं। ये है आस्था की सामर्थ्य। इसलिए मुझे लगता है मित्रों, मुझे अवसर मिला है, ये संस्कृति और ये टूरिज्म से पैसा आता है, संस्कृति में पैसा लगाना पड़ता है। ये मैं जानता हूँ, एक सूत्र है हमारे शास्त्र का कि भ्रमण में से पैसा कमाओगे और पैसा कमाओगे, लेकिन संस्कृति न पैसा कमाती है और न पैसा देती है और न लेती है, वो सिर्फ संस्कार देती है और मान्यताओं के साथ पीढ़ियों तक जिंदा रहने का आश्वस्ति देती है। मैं समझता हूँ भारत के संस्कृति के लिए एक निमित्त बनने का मौका मुझे मिला है। मैं अपनी माँ नर्मदा का आभारी हूँ कि शायद उसके चरणों में और मिलेगा, हमारे पास में धरोहरें हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको पहचान भी मिलेगी, उनको स्थान भी मिलेगा। मैं भाषण में कहता था जब मैं सांसद था कि हमारे पास हो सकता है कि हमारे स्थान छोटे हों, लेकिन उनकी उम्र बड़ी है। इस दमयंती संग्रहालय के दरवाजे पर 6वीं सदी की एक मूर्ति लगी है, जो बुंदेलखंड के वाद्य यंत्रों के साथ नाचते हुए लोग दिखते हैं। मैं नहीं मानता कि इस जिले में कोई ऐसा जिला होगा, सबके पास 10वीं-11वीं शताब्दी की मूर्तियाँ तो होंगी, प्रतीक होंगे, लेकिन 6वीं शताब्दी का प्रतीक जिस जिले में है, मैं नहीं मानता कि उससे कोई और संपन्न व्यक्ति हो सकता है। मैं फिर से अपने नेता, वो सिर्फ हम सबके नेता नहीं है, न सिर्फ पार्टी के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उससे बड़ी बात है कि दुनिया जिस प्रधानमंत्री का लोहा मानती है, उनके साथ उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया और ऐसा विभाग मुझे दिया है कि भारत की संस्कृति का परचम सही दिशा में अपने स्थान पर पहुँचे। भारत माता जिस दिन विश्व गुरु के पद पर पहुँचेगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरी संस्कृति का ध्वज दुनिया में फहरा रहा है और उसका निमित्त बनने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं अपने प्रधानमंत्री का जैसे फिर से आभार करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, मेरी अपनी पार्टी का और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने दिन भर इस तमाम उत्सव के माहौल में अपनी थकान को नज़रअंदाज किया है और इसलिए मैं आपका फिर से आभारी हूँ। हमारे मंचस्थ सभी लोगों का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी ने मेरा स्वागत किया, मैंने कहा मुझे भी आपका स्वागत करना चाहिए कि आपके नेतृत्व में ये यश प्राप्त हुआ है। वास्तव में मैं निमित्त बना हूँ
लेकिन जो साधना है, जो तपस्या है, ऐसे अनेक लोग होंगे जो इस कक्ष में नहीं होंगे, लेकिन उनकी तपस्या का परिणाम है कि आज दमोह संसदीय क्षेत्र को भारत की सरकार में अपना स्थान प्राप्त हुआ। जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, जो इस पूरी आयु को पूर्ण करके किसी स्थान पर भी चले गए हैं, उनके चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि आपके तप के कारण मेरे जैसे व्यक्ति को निमित्त बनने का मौका मिला। ये यश का मैं भागीदार बना। आप सबका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।